Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well students, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU एंड दिस इज़ माय 27th लेक्चर। टॉपिक है दंड का सिद्धांत एवं प्रकार। इस व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास ये करेंगे कि दंड किन सिद्धांतों पर आधारित है और किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में दंड दिया जाता है, और दूसरा दंड कितने प्रकार का, पनिशमेंट के कितने प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता जो कानून बना है 2023 का, उस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड कितने प्रकार का है। तो स्क्रीन पर आप देखें, मैंने दंड के सिद्धांत एवं प्रकार में इस स्लाइड के माध्यम से मैंने इसे 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला दंड का जो सिद्धांत है डिटरेंट थियरी, इसको बोलते हैं डिटरेंट थियरी ऑफ पनिशमेंट। थियरी ऑफ पनिशमेंट के लिए दंड का सिद्धांत किन बातों पर आधारित है। पहला जो सिद्धांत है वह डिटरेंट थियरी है, भय कारक सिद्धांत। दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रिट्रीब्यूटिव थियरी। तीसरा है प्रिवेंटिव निवारात्मक सिद्धांत। चौथा है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थियरी। और पांचवा है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। अब इन 5 जो थियरी ऑफ पनिशमेंट हैं, वस्तुतः ये 4 ही हैं। पांचवा जो एक है कि आपराधिक मामलों में प्रतिकर दिए जाने का, कंपनसेशन दिए जाने का भी प्रावधान होता है। अब जो पहला सिद्धांत है डिटरेंट थियरी, इस सिद्धांत का उद्देश्य ही है कि दंड इसलिए दिया जाता है जिससे अभियुक्तों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न किया जा सके, टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ ऑफेंडर। अभियुक्तों, अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करने के लिए ही दंड दिया जाता है। इस सिद्धांत और इस सिद्धांत के समर्थकों का, विचारकों का ये मानना है कि द पर्पज ऑफ पनिशमेंट इज टू क्रिएट फियर इन माइंड ऑफ ऑफेंडर। यही एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य के तहत यदि अपराधियों को दंड का भय नहीं होगा तो अपराध पर नियंत्रण स्थापित नहीं होगा। और दंड, इसीलिए दंड दिया जाना श्रेयस्कर है। दंड के माध्यम से दंड बढ़ा करके ही समाज में अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। यह इस सिद्धांत की मान्यता है, इस सिद्धांत के विचारकों की मान्यता है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पहले IPC था, इंडियन पिनल कोड 1860 का कानून था, उसमें भी, और वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का कानून बना उसमें भी मृत्युदंड, आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है कि जो कोई मृत्यु कारित करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जो हत्यारा है उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। ये दंड का उद्देश्य है कि जो कोई मृत्यु कारित करता, हत्या करता, उसको मृत्युदंड दिया जाए। यह एक प्रकार से हत्यारे के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना तो है ही, साथ ही साथ समाज में जो अपराधी हैं, अन्य अपराधी हैं, उन अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना कि यदि कोई हत्या करेगा या इस प्रकार का अपराध करेगा तो उसमें इतना कठोरतम दंड दिया जाएगा, और जिससे कि उस अपराध की पुनरावृत्ति भविष्य में कोई अपराध करने के लिए कोई अपराधी सोचे। तो ये दंड का उद्देश्य, दंड का जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि अपराधियों के मस्तिष्क में अगर भय होगा तो ये अपराध नहीं करेंगे, और अपराध करने के पहले वह कई बार सोचेंगे। यह इस सिद्धांत की मान्यता है। दूसरा सिद्धांत आप स्क्रीन पर देखें, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। मैंने लिखा है रेट्रीब्यूटिव थियरी है, स्क्रीन पर आप देखें, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रीब्यूटिव थियरी। अब इसको एक एक करके देखते हैं। मैंने लिखा है डिटरेंट थियरी, इसको अभी बताया, उद्देश्य है क्रिएट डिटरेंस इन माइंड ऑफ ऑफेंडर, भय उत्पन्न करना, कठोर दंड प्रदान करके भय उत्पन्न करना, जैसे दहेज हत्या में दंड, रेप के मामलों में दंड। यह एक
अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करने के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थियरी। अब प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को आप देखें, स्क्रीन पर मैंने लिखा है, एक इसके शब्द से, हेडिंग से स्पष्ट, प्रतिशोध की भावना। जैसे लग रहा है कि प्रतिशोध लेना है, बदला लेना, बदले की भावना से कानून काम कर रहा है। अब जो रेट्रिब्यूटिव थियरी है वह कहती है कि दंड क्यों होना चाहिए। तो इस दंड इसलिए होना चाहिए कि एक नीति है भारत में, एक भारतीय जो दर्शन रहा, फिलॉसफी जो रहा है, वह रहा सठे साठ्यम समाचरित। स्क्रीन पर आप देखें, लिखा है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार होना चाहिए, गलत करने वाले के साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जिस तरह से उसने कानून का उल्लंघन किया है। इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट या आई फॉर आई, इसको इस रूप में भी देखा जाता है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा के विपरीत है, जैसे हत्या के लिए मृत्युदंड देना। यह बदले की कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने एक निर्णय में स्वयं इस बात को कहा गया कि जो मर्डर है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत जो मर्डर है, हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जो डेथ पेनाल्टी है, डेथ पेनाल्टी इज लाइक कोडिफाइड मर्डर। ये कोडिफाइड मर्डर है, अर्थात जहाँ पर हत्यारे ने हत्या किया है उस हत्यारे की भी हत्या की जा रही है, क्योंकि धारा 302 में लिखा हुआ है कि जो कोई हत्या करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर हत्यारे ने तो हत्या की ही, साथ ही साथ उसकी भी हत्या की, उसको भी फांसी दिया जा रहा है। तो कभी कभी इस प्रकार की बातें, लेकिन यहाँ पर हत्यारे को डेथ पेनाल्टी इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि उसके मस्तिष्क में, न केवल उसके मस्तिष्क में भय उत्पन्न किया जाए, बल्कि हत्या पर नियंत्रण हो और हत्या जैसे अपराध पुनः भविष्य में न हो, इसकी रोकथाम के, इसको नियंत्रित करने के लिए यह दंड दिया जाता है, यह पनिशमेंट दिया जाता है। भारत में ये परंपरा रही कि सठम दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सठे साठम समाचरित, आई फॉर आई, आँख के बदले आँख लिया जाए। यह एक सिद्धांत कहा जाता है कि जो रेट्रिब्यूटिव थियरी है ये उसी लाइन पर चलता है, ये उसी सिद्धांत या उसी कार्य को आगे बढ़ाता है कि अगर व्यक्ति ने अगर एक आँख किसी की फोड़ी है तो उसकी भी आँख, कहने का मतलब अगर घोर क्षति कारित किया है तो उसको भी उतना ही कारावास दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को घोर क्षति, ग्रीवियस हर्ट किया है तो निश्चित रूप से उसको उतना समय का कारावास दिया जाना चाहिए जिससे कि न केवल पीड़ित परिवार का बल्कि समाज में भी बदले की भावना को दबाया जा सके, प्रतिशोध की भावना को कम किया जा सके। वरना समाज, न केवल पीड़ित परिवार बल्कि समाज के लोग आगे आकर के उस अपराधी को कानून हाथ में लेकर के उस अपराधी को स्वयं मारने का प्रयास और न्याय पाने का प्रयास करने लगेंगे। इसलिए पीड़ित परिवार न केवल पीड़ित परिवार के प्रतिशोध को कम करने के लिए बल्कि समाज के प्रतिशोध को, बदले की भावना को कम करने के लिए दंड की मात्रा को बढ़ाया जाना जरूरी है। और दंड बढ़ा दिए जाने से पीड़ित परिवार की भी बदले की भावना कम हो जाती है, प्रतिशोध की भावना कम हो जाती है, और समाज की भी प्रतिशोध की भावना कम हो जाती है कि इस किसी व्यक्ति के द्वारा इतने जघन्य रूप में हत्या कारित की गई है, या किसी व्यक्ति ने किसी बालिका या किसी महिला के साथ बलात्संग किया या रेप किया है, तो न केवल पीड़ित परिवार बल्कि समाज में एक बदला लेने की भावना रहती है, प्रतिशोध की भावना रहती है। इसलिए राज्य अपराधी को दंड दे करके, कठोरतम दंड दे करके बदले की भावना को, प्रतिशोध की भावना को कम करता है। यही इसका सिद्धांत, यही इसकी इसी थियरी पर, सिद्धांत पर आधारित है यह दंड। अब नेक्स्ट देखें स्क्रीन पर, मैंने लिखा है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थियरी। दंड देने का उद्देश्य केवल अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना ही नहीं, बल्कि दंड का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि पनिशमेंट का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि अभियुक्त को एक बार सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए। इसी सिद्धांत पर आधारित यह सुधारात्मक सिद्धांत है। अब इसको देखते हैं स्लाइड पर क्या क्या 3 इसके कंपोनेंट हैं कि भारतीय आपराधिक न्याय जो प्रणाली है इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में जो ऑलमोस्ट दंड दिए जाते हैं उसमें सिद्धांत इसी सुधारात्मक सिद्धांत को ही अपनाया गया है। मतलब सुधारात्मक सिद्धांत भी है और यहाँ पर रेट्रिब्यूटिव थियरी भी है, दोनों है। इसके भारत में इसके जनक जस्टिस कृष्ण अय्यर को माना जाता है। जस्टिस कृष्ण अय्यर भारत में इस सिद्धांत के जनक हैं। अब
दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि विरल से विरलतम मामले का सिद्धांत बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1980। तीसरी तरफ मैंने लिखा है कि प्रोबेशन एडमोनिशन परिवीक्षा और भर्त्सना के जो दंड हैं भारत में वह सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं, रिफॉर्मेटिव थियरी या पनिशमेंट पर आधारित हैं। अर्थात आपराधिक मामलों में जहाँ पर अपराधी का अपराध न्यायालय के समक्ष साबित हो जाता है और अपराधी पहली बार अपराध किया है, उसके द्वारा किया गया अपराध 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। एक, अपराधी पहली बार अपराध किया है। दूसरा, अपराधी की उम्र 21 वर्ष से कम आयु की है। ये 3 तत्व यदि 3 तत्व न्यायालय के समक्ष साबित होते हैं तो न्यायालय ऐसे अपराधियों को जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम आयु की है, जिन्होंने पहली बार अपराध किया है और उस अपराध में कारावास की अवधि 7 वर्ष से कम आयु की है, तो ऐसे अपराधी को अपराधी मानते हुए उसे डांट डपट करके या न्यायिक निगरानी में छोड़ दिया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता। इसी सिद्धांत को भारत में परिवीक्षा प्रोबेशन की संज्ञा दी जाती है, जुडिशियल सुपरविजन की संज्ञा दी जाती है। न्यायिक निगरानी में अपराधी का छोड़ा जाना ये माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि ऐसे अपराधियों को एक सुधरने का अवसर प्रदान करना, जिसने किसी पारिवारिक व्यवस्था में, जिसने किसी मजबूरी में कोई ऐसा अपराध किया है, उसे यदि अवसर प्रदान किया जाएगा तो वह सुधर सकता है। और 3 वर्ष तक, ये मैक्सिमम पीरियड कितनी हो सकती है परीक्षा की, मैक्सिमम 3 वर्ष तक उसे न्यायिक निगरानी में रखा जाएगा, न्यायालय की निगरानी में रखा जाएगा। यदि 3 वर्ष तक लगातार उसके आचरण अच्छे हैं तो उसे अब न्यायालय मान लेगी कि वह सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहा है और पुनः समाज की मुख्य धारा में अपने आप को समावेशित करना चाहता है, अपराध की दुनिया में अब और कदम नहीं रखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सिद्धांत के जनक भारत में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर तो हैं ही, और भारत में यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। गांधीवादी विचारधारा अर्थात महात्मा गांधी का ये मानना था कि पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। ये एक सिद्धांत उन्होंने दिया था, हेट सिन नॉट सिनर। हेट सिन, सिन से आप करें, सिन मीन्स सिन इज अ काइंड ऑफ एथिकल क्राइम। तो उन्होंने मतलब गांधीवादी जो फिलॉसफी, जो गांधीवादी विचारधारा ये है कि आप गलत कार्य से, जो किया गया गलत कार्य है उससे आप घृणा करें, न कि करने वाले से। इसलिए यह सिद्धांत ये मानता है कि जो दोषपूर्ण कार्य किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अपराधी को एक सुधरने का अवसर जरूर प्रदान किया जाना चाहिए। अब जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, परिवीक्षा पर छोड़ा गया अपराधी, परिवीक्षा किसको मिलेगी, इसके लिए मैंने 3 क्राइटेरिया बताया कि किसको परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा। 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हो, 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया हो, उसे ही इसका लाभ मिलेगा। अब न्यायालय के द्वारा जब किसी भी ऐसे अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो न्यायालय उस अभियुक्त को और उसकी निर्णय की एक कॉपी संबंधित थाने को भी भेज सकती है कि संबंधित थाने में, जिस थाने के भीतर वह अभियुक्त रह रहा है, प्रतिदिन न्यायालय शर्त लगा सकती है कि ऐसा अभियुक्त प्रतिदिन न्यायालय में अपनी हाजिरी देने जाएगा, या और उसकी हाजिरी जिला परीक्षा अधिकारी को थाने का भाषाध्यक्ष अधिकारी भेजता रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस अपराधी को छोड़ा गया न्यायालय के द्वारा, सशर्त छोड़ा गया है, कंडीशनल उसको रिलीज किया गया है, जो उसका एक्विटल है वह कंडीशनल है कि अगर इन कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसको मान लिया जाएगा कि अब वह सदाचारी। अगर इस कंडीशन का एक भी शर्त अगर वह उल्लंघन करता है तो उसके प्रोबेशन को कैंसिल करते हुए पुनः उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। शर्त न्यायालय के द्वारा लगाई जा सकती है, जैसे कि ऐसा अपराधी प्रतिदिन, अथवा न्यायालय कोई शर्त लगा सकती है कि सप्ताह में 1 दिन या प्रतिदिन
संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष अपने उपस्थिति या अपने कथन स्टेटमेंट दर्ज कराएगा अथवा जिला परीक्षाधिकारी के समक्ष जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। उस जिला परीक्षाधिकारी का यह प्रमुख कार्य होता है कि यह देखना कि न्यायालय के द्वारा छोड़े गए अपराधी अब अपराध की दुनिया में नहीं लौटे हैं, बल्कि वह प्रतिदिन सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने आप को उपस्थित करते हैं और न्यायालय भी उस रिपोर्ट के आधार पर यह आश्वस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि न्यायालय की जो निगरानी है उसका भी पालन संबंधित प्राधिकारी भी कर रहा है और अपराधी भी कर रहा है। इसलिए यह अवसर एक प्रकार का अपराधियों को दिया गया एक अवसर, जिससे कि अपराधी अपने आप को सदाचारी जीवन व्यतीत करने में अपने आप को लगा सके। किसी एक शर्त का उल्लंघन, जैसा कि मैंने बताया, उसको पुनः उसी अपराध में उसे जेल भेजा जा सकता है और परीक्षा उसकी कैंसिल होगी। यह सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है और इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण मामले हैं, आप देखें, मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा है इसको किस केस में ऐसा कहा गया। स्लाइड को देखें, लिखा है कि प्रत्येक संत महात्मा का अतीत होता है और प्रत्येक अपराधी का भविष्य होता है। यह एक वाल्मीकि ऑपरेशन की संज्ञा दी गई। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने बोला कि आई बिलीव इन वाल्मीकि ऑपरेशन, एवरी संत हैड इट्स ओन पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज हिज फ्यूचर। प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य। वाल्मीकि ऑपरेशन में मैं विश्वास रखता हूँ। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के द्वारा एक महाकाव्य, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी गई, तो अगर ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति को अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह समाज के लिए बड़ा काम कर सकता है। इन्हीं धारणाओं के साथ भारत में सुधारात्मक सिद्धांत को, रिफॉर्मेटिव थियरी पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अभियुक्तों के रिफॉर्म का, अपराधियों के सुधार की बात ज़्यादा की जाने लगी। एक ऐसा दौर था भारत में जब भारतीय न्यायपालिका और विशेषकर उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब ये निर्णित किया गया कि इस प्रकार से कि आई बिलीव इन वाल्मीकि ऑपरेशन, प्रत्येक संत का एक अतीत होता है, मैं वाल्मीकि आंदोलन में विश्वास रखता हूँ, अगर अपराधियों को अवसर प्रदान किया जाए तो भी वह एक समाज के लिए अच्छा योगदान दे सकते हैं। इन्हीं धाराओं के तहत प्राय आपने देखा होगा, छात्रों को ये मालूम होगा कि भारत में जो आदर्श कारागार व्यवस्था लागू किया गया और कैदियों के लिए, जो दोषित कैदी हैं उनको भी जेल के भीतर न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जो मिनिमम वेजेज हैं वो दिए जाएं, उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री हैं उन सामग्री से जो अर्जित पैसे हैं उस पैसे को वह अपने घर पे भेज सकें, अपने घर की आर्थिक घर परिवार वालों को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। यह अतिरिक्त रूप, यह भारत में जेल सुधार की दिशा में उठाया गया एक अतिरिक्त कदम है और अपराधियों के प्रति सुधारात्मक रवैया के लिए, अपराधियों के प्रति एक सुधारात्मक व्यवहार, मानवीय व्यवहार अपनाए जाने के लिए, जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हों और जेल में रहते हुए अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। उनके द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री, उत्पादित सामग्री को मार्केट में बेच करके उनसे अर्जित पैसे को उनके घर वालों को पहुंचाया जाए। तो एक अतिरिक्त उनके परिवार को, कैदियों के, दोषित कैदियों के परिवार को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए ये किया गया एक प्रयास है। दूसरा, आप इसको स्क्रीन पर देखें, मैंने इसमें लिखा है बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्त किया गया एक विचार है किसी केस में। केस का नाम है, जैसे लिखा मैंने नीचे, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। संक्षेप मैंने लिखा है इसको बेल नॉट जेल। बेल का मतलब होता है, बेल का शाब्दिक अर्थ होता है टू रिलीज, मुक्त करना, और जेल का मतलब होता है टू डिटेन, निरुद्ध रखना। तो इस केस में जस्टिस VR कृष्णय्यर, जिसे भारत में सुधारात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है, जस्टिस VR कृष्णय्यर ने कहा कि बेल इज अ रूल, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है।
अर्थात आपराधिक परिस्थितियों में अभियुक्त को जेल रखा जाना चाहिए, नियमतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल नॉट जेल पॉलिसी को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो लुटेरे हैं, जो ऐसे अपराध जघन्य अपराध किए हैं, उनको भी जमानत पर छोड़ दिया जाए। जस्टिस वी आर कृष्णैयर का कहना था कि ऐसे अपराध जो मर्डर हैं, रेप हैं, रॉबरी है, जो जघन्य अपराध हैं, उन अपराधों में अभियुक्त को जमानत न दिया जाए, अभियुक्त को पूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात ही उन्हें छोड़ा जाए। परंतु जो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, उन 7 वर्ष तक के कारावास के मामलों में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाए, और यदि उनके जमानत पर छोड़े जाने पर, उनके समाज में रहने पर इस बात की उनसे गारंटी ले ली जाए कि वह जब समाज में छोड़े जाएंगे तो वह न तो गवाहों को धमकाने का प्रयास करेंगे, न तो साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, और न तो सरकार की पूर्व अनुमति से देश छोड़ करके बाहर जाएंगे, और न तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह कहीं देश छोड़कर बाहर जाएंगे। यदि इस प्रकार की शर्तें अभियुक्त पर आरोपित कर दी जाएंगी तो निश्चित रूप से अभियुक्त पर एक प्रकार से कानूनी दबाव होगा, जिससे कि उन कानूनी दबाव का पालन करने के लिए कानून से अपने आप को अभियुक्त बंधा हुआ पाएगा, और वह अभियुक्त जानता है, अभियुक्त को उसका अधिवक्ता ये बताएगा कि अगर कोई भी एक शर्त उल्लंघन करोगे, किसी भी एक शर्त का अगर ब्रीच होगा, उल्लंघन होगा, तो न केवल जमानत रद्द होगी, जेल जाओगे, पुनः जेल जाओगे उसी मामले में, बल्कि अब जो है जमानत पर छोड़े जाने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो अभियुक्त भी इस प्रकार से कानूनी बंदिश में रहता है, वह एक प्रकार से कानूनी बाध्यता के, लीगल ऑब्लिगेशन के अधीन रहता है, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है कि यदि एक भी शर्त का उल्लंघन हुआ, पुलिस ने अगर एक भी आवेदन दे दिया न्यायालय को, या पीड़ित परिवार का व्यक्ति अगर न्यायालय में आवेदन दे दिया कि जमानत पर रहते हुए इन्होंने धमकाने का प्रयास किया, साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से उन्हें पुनः उसी मामले में जेल हो सकती है। तो न्यायालय का ये कहना कि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये कहना कि बेल जमानत एक नियम के रूप में होना चाहिए, और आपराधिक मामलों में अभियुक्त को जेल में रखा जाना चाहिए। वे अपवाद कौन से हैं जब अभियुक्त को जेल में रखा जाए? जैसे कि अभियुक्त का जेल से बाहर रहना, साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास होगा, गवाहों को धमकाने का प्रयास हो सकता है, या समाज में बाहर आने से अभियुक्त में समाज के लिए वह खतरा उत्पन्न कर सकता है, समाज के लिए वह खतरा है, उस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है, या पहले कई अवसरों पर जमानत पर रहते हुए उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। ये ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर अभियुक्त को जेल में रखा जाना उचित होगा। अगर ऐसे आधार नहीं हैं तो अभियुक्त को बेल दिया जाए, जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इस सिद्धांत के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मोतीराम बनाम स्टेट ऑफ एमपी की केस में न्यायालय के द्वारा व्यक्त किए गए विचार कितने प्रासंगिक हैं कि अगर बेल अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाए तो न केवल वह अपने आप को सुधार सकता है, उसको सुधरने का एक अवसर प्रदान होगा, बल्कि इससे अन्य जो फायदे होंगे राज्य को, उस पर राज्य के द्वारा अनावश्यक व्यय को भी, जो उसके ऊपर अनावश्यक खर्चा हो रहा है जेल में रख रखाव के लिए, न्यायालय से जेल से न्यायालय में पेशी पर लाने में जो उस पर अनावश्यक खर्च हो रहा है, उसके उस व्यय में भी कमी आएगी। साथ ही साथ 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय मामलों में आपराधिक न्यायालयों में जो तीसरा इसका लाभ होगा, इसका एडवांटेज है कि भारत में आपराधिक न्यायालयों के समक्ष जो लंबित वादों की संख्या है, पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेज हैं, उसमें भी कमी आ सकेगी। और ऐसा करने से तो इसलिए बेल नॉट जेल पॉलिसी को बढ़ाया जाए और 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। जैसा कि मैंने इस केस को बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत भी चर्चा किया था, बेल वाले चैप्टर में, जमानत वाले चैप्टर में, कि जहां पर मोतीराम को किसी एक अपराध के लिए अभियोजित किया गया था और यह पेशे से एक
राजगीर मिस्त्री था और इसके ऊपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा 10,000 रुपये का जमानतदार लाने के लिए कहा गया। 10,000 रुपये का जमानतदार उस समय 1978 में मोतीराम के भाई के द्वारा, जिसका मकान दूसरे जिले में था, गारंटर के रूप में उसने 10,000 रुपये की धनराशि न्यायालय के समक्ष जमा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान व्यक्त करता है। परंतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत इस आधार पर खारिज कर दी गई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जमानतदार भी उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले का मोतीराम है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस बात को, इस शर्त को अधिरोपित करना कि जमानतदार भी उसी जिले का होगा एक, और धनराशि, जमानत की धनराशि इतनी अधिक निर्धारित कर देना जिससे कि जमानत के उद्देश्य निष्फल हो जाएं, असफल हो जाएं और अभियुक्त लंबे समय तक जेल में निरुद्ध रहे। यह बेल के बेसिक सिद्धांतों का, जमानत के आधारभूत सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम होना चाहिए और जेल एक अपवाद होना चाहिए। आपराधिक परिस्थितियों में अभियुक्त को जेल रखें, और यह निश्चित रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा किया गया कार्य सरासर कानून का उल्लंघन है। इसलिए स्वयं कानून, भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो कानून था, उसमें भी यह प्रावधान किया गया था। वर्तमान में जो आपराधिक कानून बना 2023 का, BNSS 2023 का, उसमें भी यह प्रावधान किया गया है कि जमानत की धनराशि निर्धारित करते समय न्यायालय को अभियुक्त के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि न्यायालय के द्वारा जमानत की धनराशि इतनी अधिक कर दी जाए कि अभियुक्त उस धनराशि को जमा करने में आर्थिक रूप से सक्षम न हो और असफल हो जाए, जिसके कारण उसे अनावश्यक जेल में रहना पड़े। यह अनलॉफुल कस्टडी मानी जाएगी, अवैध माना जाएगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर होगा और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक प्रकार से यह दिशा निर्देश का कार्य किया, जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय अब ऐसे मामलों में वह जमानत देते समय ध्यान देती हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय का कहीं अवमानना न हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न हो। इस सिद्धांत को बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, और इस केस को मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं दंड के प्रकार। स्क्रीन पर आप देखें, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड के 6 प्रकार हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में पनिशमेंट को दिया गया है। पहला है मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। दूसरा है आजीवन कारावास। तीसरा कारावास, कठोर या असाधारण कारावास। चौथा है संपहरण, संपत्ति की जब्ती। पांचवा है फाइन, जुर्माना। और छठा है सामुदायिक सेवा। और दूसरी तरफ मैंने लिखा प्रतिकर एवं दंड के रूप में कंपनसेशन, दंड स्वरूप दिया जा सकता है। आपराधिक मामलों में कंपनसेशन को भी दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4, 5 प्रकार के दंड पहले थे, परंतु ये जो नया भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2023 में कानून बनाया गया, इसमें एक नवीन दंड को जोड़ा गया, नए दंड को जोड़ा गया। तो दंड की कुल संख्या, पनिशमेंट का कुल संख्या हो गई 6। इसको कहाँ प्रावधानित किया गया है? धारा 4 के अंतर्गत। सामुदायिक सेवा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया पहली बार, यह लाया गया कि कुछ छोटे अपराध हैं, उन छोटे अपराधों में यदि अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष यदि अपराध को स्वीकार कर लिया जाए या न्यायालय के समक्ष अपराध साबित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अपराधी को जेल न भेज करके बल्कि उससे सामुदायिक सेवा कराई जाए, समाज में उससे कोई उसकी सेवा ली जाए। जैसे कि साफ सफाई का, ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वह साफ सफाई करे, शहरी क्षेत्र का अपराधी है तो शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम में वह सफाई कर्मी के रूप में, साफ सफाई के रूप में 10 दिन, सप्ताह, 1 सप्ताह, 10 दिन, महीने भर के लिए उसे सामुदायिक सेवा में नियोजित किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यदि चोरी का अपराध होता है, चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये तक का है और वह अपराध न्यायालय में साबित हो जाता है, तो ऐसे अपराधी को सामुदायिक सेवा में नियोजित किया जा सकता है। ट्रैफिक रूल्स के अगर वायलेशन होते हैं, यातायात के नियम के वायलेशन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में
कहने का तात्पर्य है कि एक सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के रूप में, नए दंड के रूप में इस कानून के अंतर्गत BNS 2023 के अंतर्गत लाया गया है। अब देखते हैं कंपनसेशन, जो कंपनसेटरी थियरी या पनिशमेंट है, दंड का जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है। एक प्रकार से देखा जाए तो आपराधिक मामलों में कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस को इवाल्व करने का श्रेय जो है सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि अगर आपराधिक मामलों में भी कंपनसेट किया जाए अभियुक्त को, अभियुक्त से पैसा लिया जाए और कंपनसेट किया जाए अपराध पीड़ित को। लेट मी करेक्ट, इस पे दो केस है। एक केस है खत्री बनाम बिहार राज्य, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट, जिसको भागलपुर ब्लाइंडेड प्रिजनर केस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा केस है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। आपराधिक मामलों में कंपनसेशन दिया जाए, पहले ये प्रावधान था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का था, उसकी धारा 357 357 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि आपराधिक मामलों में न्यायालय प्रतिकर प्रदान कर सकती है। तो कंपनसेशन इन क्रिमिनल केस पहले ही भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1973 से ही CRPC की धारा 357 में 357 में था। अब इस पर जो दो महत्वपूर्ण केस हैं, खत्री बनाम बिहार राज्य की केस में, इस केस का उल्लेख मैंने भारतीय संविधान के अंतर्गत, CRPC, अन्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, अवैध गिरफ्तारी, इलीगल डिटेंशन, या अवैध गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के क्या, अवैध गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं, उसमें भी मैंने इस केस का उल्लेख किया था। यहाँ पर एक केस इसलिए उल्लेख है कि इस केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपराध पीड़ितों को प्रतिकर देने की बात कही गई। जैसा कि मैंने इसके पहले भी व्याख्यान में बताया था कि खत्री बिहार के भागलपुर जिले में एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिसमें कुछ संदेहास्पद व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ के लिए, और पूछताछ के नाम पर पुलिस कस्टडी में कैदियों की आंखें मतलब फोड़ दी गई, उनकी आंख में केमिकल डाल दिया गया, या आंख में ऐसे उनको या टार्चर किया गया कि उनकी आंखें की रोशनी सदैव के लिए चली गई। अब यह कस्टोडियल वायलेंस का मामला है मानवाधिकार ह्यूमन राइट वाले चैप्टर में। यह मानवाधिकार व्यक्ति के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों को जीने के अधिकार का उल्लंघन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह संविधान में भी इम्पॉर्टेंट केस है। और IPC के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत इसलिए केस है कि इसलिए इम्पॉर्टेंट केस है कि इसमें टॉर्चर किया गया, इसमें हमला किया गया, शारीरिक क्षति पहुंचाई गई, घोर क्षति कारित की गई। इसलिए यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत इस केस का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। और इसमें कंपनसेशन दिया गया, राज्य को निर्देशित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी पीड़ित हैं, उन अपराध पीड़ितों को जो कस्टोडियल वायलेंस के शिकार हैं, उनको प्रतिकर प्रदान करना राज्य की जवाबदेही है, राज्य की जिम्मेदारी है, बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि जितने भी निर्धन व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति थे, निर्धन थे, गरीब थे, यह अपने मामले को, अपने केस को लड़ने के लिए अधिवक्ता की फीस और अधिवक्ता न्यायालय में नियुक्त करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इनकी तरफ से इनके मामले को बिहार राज्य की सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई कि इसमें बिहार सरकार को उत्तरदायी ठहराते हुए सरकार को निर्देशित किया जाए कि जिन लोगों ने अपने आंख की रोशनी सदैव के लिए खोई है और जिनके ऊपर भी इस प्रकार से हमला हुआ है, उनको आर्थिक मुआवजा, जिसको हम टेक्निकली कंपनसेशन प्रतिकर बोलते हैं, प्रतिकर प्रदान किया जाए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि चूंकि पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी, जिन लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जिन लोगों ने यह कार्य किया है,
वे सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी तो हैं ही, साथ ही साथ चूंकि ये राज्य के अभिकर्ता के रूप में, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए इन लोगों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए सरकार भी उत्तरदायी है। अतः सरकार उन व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि कंपनसेशन प्रदान किया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार को अधिकार होगा कि थाने के भाषाधक अधिकारी और अन्य पुलिस कर्मचारियों के वेतन से उतनी कटौती की जाए जितना सरकार कंपनसेशन देती है, एकमुश्त कंपनसेशन ऐसे अपराध पीड़ितों को देती है। दूसरा केस इसमें, जैसा कि मैंने लिखा है, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य की केस को। यह भी केस कस्टोडियल वायलेंस का बहुत महत्वपूर्ण केस है। संविधान में भी, भारतीय संविधान के अंतर्गत भी ये केस महत्वपूर्ण है। अवैध गिरफ्तारी जो में क्या अधिकार है, वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट केस है ये। कस्टोडियल डेथ है, अभिरक्षा में मृत्यु वाले चैप्टर में भी ये महत्वपूर्ण केस है। और यहाँ पर इसलिए केस महत्वपूर्ण है कि यह कस्टोडियल डेथ का मामला है और संबंधित पुलिस और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इसे अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए उन्हें आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। इसलिए इस आपराधिक विधि के अंतर्गत भी यह केस महत्वपूर्ण है। सभी छात्रों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होगा कि वह जो भी केस पढ़ें, उस केस को, वह ऐसी केस पढ़ें जिस केस का उल्लेख कई लॉ के कई पेपरों में हो। और सामान्यतः कुछ ऐसे मामले हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णीत जो लॉ के कई पेपरों में है, जैसा कि मैंने इस केस को बताया। भारतीय संविधान में भी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत भी इसका उल्लेख किया जा सकता है यहाँ पर कि अगर कस्टडी में डेथ होती है तो उसके लिए क्या पुलिस की क्या लायबिलिटी होगी, और जो पीड़ित है, अपराध पीड़ित के परिवार, जो पीड़ित है परिवार हैं, उनको क्या न्याय मिलेगा, इसमें यहाँ पर उल्लेख किया जाना ये प्रासंगिक है। कि नीलावती बेहरा ने एक पत्र, उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखा कि उसके एकमात्र पुत्र को, 16 वर्षीय पुत्र को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है और दूसरे दिन उसके पुत्र की डेड बॉडी समीप के रेलवे ट्रैक पर पाई जाती है। चूँकि यह मामला प्रथम दृष्टया पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु का मामला प्रतीत होता है और इसे पुलिस आत्महत्या साबित करने का प्रयास कर रही है। अतः उच्चतम न्यायालय इस मामले की जांच कराए और संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृतक की मां के द्वारा लिखा गया वह पत्र स्वीकार करके उच्चतम न्यायालय ने उस पत्र को स्वीकार किया और उस पत्र को स्वीकार करते हुए संबंधित राज्य सरकार को, उड़ीसा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया कि यह पुलिस कस्टडी में, यह कस्टोडियल डेथ का एक मामला है, अभिरक्षा में मृत्यु का एक मामला है और इसमें जितने भी पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, थाने का तत्कालीन जो भाषाधक अधिकारी SHO है और पुलिस उसमें अन्य कांस्टेबल जो संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध न केवल विभागीय कार्रवाई की जाए बल्कि राज्य सरकार मृतक बालक की मां को 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन प्रतिकर के रूप में, हर्जाना प्रतिकर के रूप में धनराशि प्रदान करे। अब इस केस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 1993 में, 93 में उस मामले को कस्टोडियल डेथ मानते हुए, अभिरक्षा में मृत्यु मानते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया और उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने का और मुकदमा चलाने का भी निर्देश दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पुलिस के द्वारा भी अगर कोई ऐसे अवैध कार्य किए जाते हैं, कस्टडी में कोई हिंसा की जाती है, कस्टोडियल कोई डेथ होती है, तो निश्चित रूप से वह भी कानून से ऊपर नहीं है, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होती है और उनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनको भी आजीवन कारावास हुआ है, उनको भी दंडित किया गया है। ये दूसरा महत्वपूर्ण केस मैंने आपको बताया कि जिसमें आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कंपनसेशन दिए जाने का आदेश दिया गया।
दूसरा नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें, मैंने दो अन्य केस इस पर जो लिखा है समझाने का प्रयास किया है। कंपनसेशन तो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, लेकिन उससे संबंधित केस और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्देश दिया संबंधित राज्य सरकार को, यह ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा कि स्टैट्यूटरी प्रावधान को, संवैधानिक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्टिव किया, कैसे उसको क्रियाशील बनाया। दूसरा के इसमें तीसरा महत्वपूर्ण केस है PUDR वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। और इसमें याचिकाकर्ता आप देख सकते हैं कि जो PUDR है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, यह एक गैर सरकारी संस्था NGO है। अब इस केस को यहाँ पर उल्लेख करने का केवल कारण यह है कि अपराध यदि पुलिस के द्वारा किया जाए और पुलिस चूँकि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, स्टेट एजेंट के रूप में कार्य करती है, स्वयं पुलिस के द्वारा कोई रांगफुल एक्ट, दोषपूर्ण कार्य किया जाए तो क्या पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध, पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा लाया जा सकता है, उनको दंडित किया जा सकता है? क्या उनको भी कंपनसेशन देने के लिए कंपेल विवश किया जा सकता है? इससे संबंधित यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस मामले में तथ्य इस प्रकार से थे कि पटना में गांधी मैदान है, गांधी मैदान में कुछ किसानों के द्वारा लगभग 600 से 700 किसान थे, जिसमें महिलाएं और बालक भी थे। वो किसानों के द्वारा सरकार से अपनी मांगें, अपनी लोकतांत्रिक मांग करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे। किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था और वहाँ पर तत्कालीन पुलिस अधिकारी के द्वारा घटनास्थल पर आना और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन किसानों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। गोली चलाने के आदेश दिए जाने से उसमें कुछ किसान, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी सम्मिलित थे, मारे गए। चूंकि किसान महिलाएं, बालक, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं और न तो उनके पास न्यायालय में वाद लाने के लिए उनके पास पैसा था, इसलिए उनकी तरफ से, उन पीड़ित किसानों की तरफ से यह गैर सरकारी जो संस्था है PUDR, यह जनहित याचिका दायर करती है। PIL, चूँकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाता है कि जो निहत्थी भीड़ थी, किसानों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे जिससे अनुमान लगाया जा सकता हो कि वे किसान, धरना जो रत किसान थे, वे हिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। वे बैठ करके अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, मांग रहे थे और बिना किसी पूर्व सूचना के उनके ऊपर गोली चलाए जाने का आदेश दिया जाना, यह निश्चित रूप से उनके अधिकारों का उल्लंघन है। और जिन लोगों की मृत्यु कारित हुई है, उन व्यक्तियों के लिए उस मामले को हत्या मानते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए संबंधित राज्य सरकार को निर्देशित किया कि जो भी पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी उसमें संलिप्त थे, सभी लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए और पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार को और जिसको चोटें आई थी उन परिवारों को यथोचित प्रतिकर प्रदान किया जाए, कंपनसेशन प्रदान किया जाए। तो अब देखिए, जहाँ पर इस प्रकार की हिंसा हो रही है, पुलिस के द्वारा हिंसाएं की जा रही हैं, वहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय ने कंपनसेशन देने की बात कही है कि इनके विरुद्ध क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाए और साथ ही साथ क्रिमिनल केस में कंपनसेशन भी, प्रतिकर भी प्रदान किया जाए। दूसरा केस आप स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा है, यह भी बहुत ही लीडिंग केस, रुद्दल साहब बनाम बिहार राज्य AIR 1982, रुद्दल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। यह केस भी
कंपनसेशन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और पहला ऐसा मामला है जहां पर कि जेल अधीक्षक के द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन किया गया। रुदल शाह के मामले में रुदल शाह को 1968 में 1968 में ही इनको रिहा किए जाने का आदेश कोर्ट ने दे दिया था कि रुदल शाह को 1968 में ही आदेश मिल गया था कि इनको रिलीज कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। परंतु 1968 में छोड़े जाने का आदेश इनको 14 वर्षों तक, उसके बावजूद भी 1982 तक इनको जेल में रहना पड़ा। अब इस मामले को जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया गया तो उच्चतम न्यायालय ने इस केस में निर्णित किया, जब राज्य सरकार से पूछा गया कि क्यों ऐसे मामले में अभियुक्त इस रुदल शाह को 14 वर्षों तक जेल में निरुद्ध रखा गया, तो राज्य सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में जो जवाब दिया गया जेल अधीक्षक के माध्यम से कि चूंकि रुदल शाह का इलाज चल रहा था, उस जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वह किसी बीमारी से ग्रसित था, इसलिए उसका जेल में इलाज कराए जाने के लिए दोषमुक्ति के आदेश के बावजूद भी इलाज के लिए उसे जेल में रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य के स्तर को मानने से इनकार कर दिया और माना कि 14 वर्ष की अवधि बहुत ही लंबी अवधि है, जिसमें ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे प्रतीत होता है कि रुदल शाह वास्तव में बीमार था। अतः राज्य सरकार जेल अधीक्षक के द्वारा, जेल कर्मचारियों के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए राज्य सरकार जवाबदेह है और राज्य सरकार ऐसे मामलों में इस मामले में रुदल शाह को प्रतिकर प्रदान करे, कंपनसेशन प्रदान करे और रुदल शाह को इस मामले में कंपनसेशन प्रदान किया गया। तो आपराधिक मामलों में प्रतिकर प्रदान करने का यह ऐसा मामला, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के द्वारा शुभ्रा चक्रवर्ती, बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती के मामले में भी निर्णय दिया गया कि जहां पर किसी शुभ्रा चक्रवर्ती और बोधिसत्व गौतम दोनों व्यक्ति आपस में पति पत्नी के रूप में लंबे समय से रह रहे थे, शुभ्रा चक्रवर्ती का न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि बोधिसत्व गौतम ने उसे विवाह करने का आश्वासन दिया था और वह एक मंदिर में विवाह भी किए थे और उस झूठे आश्वासन के पश्चात, कुछ समय के पश्चात बोधिसत्व गौतम उससे विवाह करने से, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और इससे व्यथित होकर के उसने अपने पति के विरुद्ध, उसकी इच्छा, पति के विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध शुभ्रा चक्रवर्ती के साथ उसने लैंगिक संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। अतः यह बलात्संग माना जाए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि बलात्संग के मामलों में भी, रेप के मामलों में भी जो अभियुक्ता है, जो पीड़िता है, जो अपराध पीड़िता है, वह भी प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है और इस मामले में 96 का केस है, बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। उस केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णय दिया गया कि एक रेप विक्टिम भी, बलात्संग पीड़ित स्त्री भी अंतरिम भरण पोषण का दावा कर सकती है, इंटरिम कंपनसेशन प्राप्त कर सकती है, जब तक उस मामले का, आपराधिक मामले का आपराधिक न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित नहीं होता, निस्तारण नहीं होता, तब तक इंटरिम कंपनसेशन वह अपराध पीड़िता ऐसे अभियुक्त से प्राप्त कर सकती है। तो अब यह हो गया कि आपराधिक मामलों में कंपनसेशन देने की बात एक स्थापित कानून हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपराधिक मामलों में कंपनसेशन स्टेट ही क्यों दे, अभियुक्त क्यों नहीं? तो इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है छात्रों को। प्रथम दृष्टया आपराधिक मामलों में कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार अपराध पीड़ित को है। अब प्रतिकर और जुर्माना दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? मैंने जैसा कि पहले बताया है व्याख्यान में कि जुर्माना भी एक दंड के रूप में न्यायालय के द्वारा निरूपित किया जाता है,
जुर्माने की धनराशि सरकारी खजाने में, सरकार के अकाउंट में जाती है, जबकि प्रतिकर की जो धनराशि है वह अपराध पीड़ित के खाते में जाती है। अपराध पीड़ित को प्रतिकर के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है कि जो उसको आर्थिक नुकसान हुआ है वह उससे भरपाई हो सके। इस उद्देश्य से अपराध पीड़ित को प्रतिकर प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकर जो कंपनसेशन है वह अभियुक्त देगा, आपराधिक मामलों में जो अपराधी है जिसने अपराध किया है वह देगा, या स्टेट देगी। तो बेसिक लॉ यह है कि जिस अभियुक्त के द्वारा वह अपराध किया गया है, जिस अपराधी ने वह अपराध किया है, न्यायालय में साबित हो जाने पर न्यायालय उस केस में अपराधी को निर्देश दे सकती है कि अपराधी अपराध पीड़ित को प्रतिकर प्रदान करे। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी आगजनी का मामला है, अगर किसी अपराधी ने किसी के घर में आग लगाई है तो आगजनी के मामले में न केवल आगजनी की धाराओं में अपराधी को कारावास दिया जाएगा, उससे जुर्माना वसूल करके उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा, अपितु तीसरा जो न्यायालय कार्य कर सकती है कि जितने की भरपाई, जितने अपराध, जिस घर में आग लगाई गई है उस गृह स्वामी का आग लगने से जितना नुकसान हुआ है उसका एक मूल्यांकन करा करके उसका उस गृह स्वामी को उतना आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए उस अपराधी से जिस अपराधी ने गृह स्वामी के घर में आग लगाई है, प्रतिकर प्रदान किया जाए। और जितना न्यायालय में अधिवक्ता की फीस देने में उसकी फीस खर्च हुई है, न्यायालय में मुकदमा केस लड़ने में जो उसका वाद खर्च है, अधिवक्ता खर्च है, उसको भी अपराधी से वसूला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कंपनसेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्ट यह है, उद्देश्य है कि टू कंपनसेट विक्टिम ऑफ क्राइम, अपराध पीड़ित को कंपनसेट करना, अपराध पीड़ित को उस स्थिति में ला देना जिस स्थिति में वह होता या होती यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन न किया गया होता तो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर देने की, कंपनसेशन देने का जो प्रावधान आपराधिक मामलों में है उसको कानूनी रूप प्रदान किया गया है। वह अब दूसरा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपराधी से ही वसूला जाएगा। दूसरी स्थिति हो सकती है कि अगर अपराधी उतना धनराशि देने में सक्षम नहीं है, उदाहरण के तौर पर अपराधी ने किसी के घर में आग लगा दी और आग से जल करके सपोज 50 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। किसी शोरूम में आग लगा दी, शोरूम में 50 लाख रुपए की संपत्ति जल के नष्ट हो गई और अपराधी की जो आर्थिक स्थिति है वह 50 लाख रुपए देने की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपराधी के पास यदि ज़मीन है, मकान है, तो उसको बेच करके वह पैसा वसूला जाएगा। यदि ज़मीन और मकान भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस धनराशि का निर्धारण करते समय न्यायालय स्टेट को, राज्य को निर्देशित कर सकता है कि इसकी भरपाई स्टेट करेगा, राज्य करेगा। उसका कारण केवल और केवल यह है कि अंतिम रूप से जिसका कोई नहीं उसका राज्य ही मालिक है, अर्थात राज्य की, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अल्टीमेटली जो है ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी व्यक्ति की जान और माल की प्रॉपर्टी की रक्षा करना। यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर न्यायालय राज्य को निर्देश देती है कि चूंकि यह राज्य की चूक है, राज्य की चूक से किसी भी व्यक्ति की जान गई है, राज्य की चूक से किसी की संपत्ति को नष्ट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली इट इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपनसेट विक्टिम ऑफ क्राइम। वह अपराध पीड़ित जो गृहस्वामी है, जो शोरूम का मालिक है, जिसकी शोरूम में रखी हुई जो वाहन है, 4 पहिए वाहन या 2 पहिए वाहन है, जिसको जलाकर नष्ट किया गया है, उसकी भरपाई अल्टीमेटली राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत है जिस सिद्धांत के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण, कंपनसेशन का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का कानून लाया गया है, इस कानून के माध्यम से, और इसका जो एक सप्लीमेंट्री कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उस संहिता के अंतर्गत
जो प्रोसीजर बताया गया है कि अगर प्रतिकर की मांग की जा रही है तो प्रतिकर का निर्धारण आपराधिक मामलों में आपराधिक कोर्ट, आपराधिक न्यायालय और DLSA के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका पदेन अध्यक्ष जिला जज होता है, उस DLSA के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत यह आवेदन दर्ज किया जाएगा और वह अथॉरिटी प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करेगी, DLSA निर्धारण करेगी। प्रतिकर की मांग करने के लिए, आपराधिक मामलों में कंपनसेशन की मांग करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए अपराध पीड़ित या पीड़िता या उसके तरफ से उसके माता पिता अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, यदि माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो जिसको नॉमिनेट कर दे, जिसको उस आवेदन में अधिकृत कर दे, वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यदि उसका कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में थाने का भार साधक अधिकारी उस अपराध पीड़िता या पीड़िता के कथन के आधार पर, बयान के आधार पर आवेदन स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष उस आवेदन को पहुंचाने की जिम्मेदारी थाने के भार साधक अधिकारी पर अधिरोपित की गई है कि थाने का भार साधक अधिकारी भी वह प्रतिकर संबंधी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। जो थाने का भार साधक अधिकारी है, उस अपराध पीड़ित या पीड़िता के आवेदन के साथ साथ जो डॉक्टरी रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसको भी इसमें अटैच करते हुए, क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जो DLSA है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को कैसे मालूम होगा कि इस अपराध पीड़िता या पीड़ित को कितना क्षति हुई है। तो वह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट तैयार किया है कि हमला हुआ है, हमले में 2 सेंटीमीटर की चोट लगी है, 2 इंच की चोट लगी है, या रेप विक्टिम के मामलों में किसी बालिका या महिला के साथ अगर बलात्संग किया गया, रेप किया गया है, तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कि डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय उस रिपोर्ट के आधार पर प्रतिकर की धनराशि निर्धारित कर सकता है और प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करते हुए अभियुक्त को कंपेल कर सकता है, विवश कर सकता है कि वह धनराशि समय के भीतर, एक निश्चित समय के भीतर उसके अकाउंट में जमा कराया जाए। तो ये ऐसे प्रावधान भारत में अभी नए कानून जो बने हैं और इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया, ये तो इसका प्रोसीजर हो गया कि अपराध पीड़ित कैसे, पीड़िता कैसे आवेदन करेंगे। साथ ही साथ एक बोर्ड बना हुआ है कि जैसे एसिड अटैक होता है तो उसमें जो अपराध पीड़ित है, पीड़िता है, हमलावर आइडेंटिफाइड है, हमलावर यदि चिन्हित है, हमलावर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भी, या हमलावर गिरफ्तार नहीं होता है, उस केस में एक कॉमन फंड होगा और विशेषकर इस फंड को बोलते हैं निर्भया फंड, जो 1 दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक बालिका के साथ सामूहिक बलात्संग हुआ, रेप घटित हुआ। उस मामले में बलात्संग पीड़ितों को, रेप विक्टिम को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए एक निर्भया फंड की स्थापना की गई, जिस फंड से ऐसे पीड़ितों को, अपराध पीड़ितों को तत्काल धनराशि मुहैया कराई जाए, प्रतिकर मुहैया कराई जाए। एक अतिरिक्त एक इसमें एडिशनल माध्यम बनाया गया, फंड बनाया गया है, एक कोष बनाया गया, जिसमें कि ऐसी पीड़ित स्त्रियों को, महिलाओं को, बालिकाओं को उससे धनराशि त्वरित प्रतिकर प्रदान किया जाए, उनके मेडिकल खर्च, उनके जो चिकित्सीय खर्च हैं उनकी भरपाई की जा सके। और इसके साथ ही साथ उस अभियुक्त के द्वारा, जिस अभियुक्त ने वो अपराध किया है, उस अभियुक्त से को भी विवश किया जा सके, कंपेल किया जा सके प्रतिकर देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए। तो ये हो गया प्रतिकर से संबंधित कंपनसेशन। आपराधिक मामलों में कंपनसेशन कैसे दिया जाए, आपराधिक मामलों में कंपनसेशन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण केस क्या हैं, मैंने इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया। दंड किन सिद्धांतों से भारत में शासित होता है, गवर्न होता है, दंड के बेसिक सिद्धांत क्या हैं, और प्रतिकर एक दंड के रूप में यदि भारत में स्वीकार किया जाए, जैसे जुर्माना है और सामुदायिक सेवा हो गया है, और एक अगर नीचे हो जाए कि कंपनसेशन, प्रतिकर भी, जुर्माना जैसे कि सरकारी खजाने में जाता है, प्रतिकर पीड़ित के कोष में जाता है, उसके अकाउंट में जाता है, प्रतिकर को भी दंड स्वरूप स्वीकार कर लिया जाए। अभी तक तो प्रतिकर को केवल न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में कंपनसेशन दिया जाना एक प्रकार से वैधानिक रूप से इसको दंड के स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।
परंतु आपराधिक मामलों में अपराध पीड़ित या पीड़िता अधिकारपूर्वक प्रतिकर की मांग कर सकते हैं और मैंने केस बताया, केस के माध्यम से भी यह समझाने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूं, इस आशा उम्मीद के साथ कि इससे दंड के सिद्धांत और प्रतिकर संबंधी, प्रतिकर एक दंड के रूप में आपराधिक मामलों में प्रतिकर कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, यह पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।